परिंदों को भी मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर इस दुनिया में वे लोग जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के साइंस का महा मैराथन डील करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को साइंस के 100 सब्जेक्टिव VVI गैस क्वेश्चन देंगे और ये मेरा गारंटी है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी के चैप्टर 1 जो है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इसमें जाते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र विभेद करें। तीसरा प्रश्न कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार पट्टियों के सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को SO के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आलेख खींचे। 6ठा प्रश्न कहता है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का स्पष्ट रेखा किरण आलेख खींचे। 7 नंबर प्रश्न कहता है अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखे। 8 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। 9 नंबर प्रश्न कहता है सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। 10 नंबर प्रश्न कहता है कांच के आयताकार सिले में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकन चित्र खींचे अथवा स्वच्छ किरण आलेख द्वारा कांच के प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दिखाए। 11 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखे वस्तु के बीच वस्तु रखने पर बना प्रतिबिंब का आलेख खींचे अथवा उत्तल लेंस के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको केरोसिन, टरपीन का तेल तथा जल दिया गया है, इनमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है। द्रव्यात्मक माध्यम और आवश्यक है, ये अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक है केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, टरपीन का अपवर्तनांक होता है 1.47 और जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आलेख खींचे और प्रतिबिंब के प्रकृति, आकार और स्थान को लिखे। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि हम वाहनों में उत्तल लेंस को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं अथवा मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार का गोलीय दर्पण उपयोग किया जाता है।
15 नंबर प्रश्न कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। सॉरी, ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है 14 और 15। 16 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग बताइए। पहला, किसी कार के अग्रद्वीप यानी हेडलाइट में। दूसरा, किसी वाहन के पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में। और तीसरा, सौर पट्टी में। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सेविंग दर्पण अवतल जबकि चालक दर्पण उत्तल क्यों होते हैं। अपने उत्तर के पक्ष में किरण आरेख खींच कर दिखाइए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। और 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखे। और इस प्रकार से देखिए, पहला चैप्टर से था 20 गो प्रश्न और यहाँ से शुरू होता है दूसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। और यहाँ से पहला प्रश्न है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। दूसरा प्रश्न है, नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। चौथा प्रश्न कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। और यहां से शुरू होता है अध्याय 3 यानी विद्युत। पहला प्रश्न कहता है प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखे। दूसरा प्रश्न कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ होता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोधों के समूहीकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र लिखे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत टोरेट्रो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बने होते हैं। और 7 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर सॉरी, ये भी सवाल रिपीट हो गया, 7 नंबर सवाल रिपीट हो गया, ये दूसरा जैसा सवाल है ये। और यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स का चौथा चैप्टर यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसका पहला प्रश्न है विभव क्या है, इसका मात्रक लिखे। दूसरा प्रश्न कहता है विद्युत धारा क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखे। तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है या लघु पथन क्या है। चौथा प्रश्न कहता है कि परिनालिका की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक लिखिए अथवा विद्युत धारा के प्रबलता को परिभाषित करें। 6 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत आपूर्ति में लघु पथन तथा अतिभारण से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत आवेश क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक SI मात्रक लिखे। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि मान लीजिए कि आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी दीवार पर लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रिक पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, या फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखे।
12 नंबर प्रश्न कहता है कोई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। 14 नंबर प्रश्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण धर्म की सूची बनाइए। और 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। और 16 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर बताइए। और यहाँ से शुरू हो जाता है फिजिक्स का 5वां चैप्टर यानी ऊर्जा के स्रोत। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का पहला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन से क्या हानियां हैं। दूसरा प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का क्या लाभ है, अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। तीसरा प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, अथवा अच्छा ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योग मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे ये 4 और 5 सेम है, 4 और 5 क्या है, सेम है, नाम लिखिए। और यहाँ से शुरू हो जाता है रसायन शास्त्र का पाठ। क्या शुरू हो जाता है, रसायन शास्त्र का पाठ, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए इसका पहला सवाल है जंग लगना किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि सोडियम के केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। और तीसरा प्रश्न में कुछ दिया गया है और कहता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संतुलित कर लेंगे। तीसरा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी अगली प्रश्न को। और 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, अथवा संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा जाता है, हाँ। और छठा प्रश्न कहता है कि जब लोहे के कील पर कॉपर सल्फेट लोहे के कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसे भी आप बना के लाएंगे, संतुलित करके देखेंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न शुरू करते हैं। और 8वां प्रश्न कहता है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को 100 उदाहरण लिखे। 11 नंबर सवाल कहता है कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के विभिन्न चरणों को फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाइए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था की संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और देखिए वही है, फिर नीचे है इसका, जल्दी से फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ चलिए आगे बढ़ाएं। और यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 2। क्या शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 का आ गया रे, हाँ। यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल है तनुकरण किसे कहते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के 2 अयस्क का नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे। 5 नंबर प्रश्न कहता है
विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके सामान्य गुण और उपयोग लिखिए। और 6 नंबर प्रश्न कहता है अम्ल के जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए, इसके उपयोग को बताएं अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखे। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दे। 9 नंबर प्रश्न कहता है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, साल्वे विधि से धोवन सोडा को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पित्तल तथा तांबे के बर्तन में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, जब इसके क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। और यहाँ से शुरू हो जाता है अध्याय 3 यानी धातु और अधातु, जिसमें पहला सवाल है ध्वनिक यानी सोनारस क्या है। अगला है आघातवर्धता किसे कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है ऐसे धातु का उदाहरण दे जो पहला कमरे के तापमान पर द्रव होती है। दूसरा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और चौथा ऊष्मा का कुचालक होता है। सबका एक एक उदाहरण देना है सिंपली। और 4 नंबर प्रश्न कहता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि 2 धातु के नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। और 9 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण संतुलित करें। और 10 नंबर प्रश्न भी कहता है कि समीकरण संतुलित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 9 और 10 नंबर प्रश्न को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी लीजिए, इसको संतुलित करके देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ शुरू हो जाता है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि धातुओं के संचारण गैंग एवं मिश्र धातु को परिभाषित करें। 14 नंबर प्रश्न कहता है खनिज अयस्क और गैंग को परिभाषित करें। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीका बताए। 18 नंबर प्रश्न कहता है जंग को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है अथवा सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लेवनीकरण यानी यशद लेपन किसे कहते हैं। अगला है कहता है कि एनोडीकरण का क्या अभिप्राय है, इसके क्या लाभ है। 22 नंबर प्रश्न कहता है खनिज पदार्थ तथा अयस्क के बीच अंतरों के लिखिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है जिंक को आयोडीन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा,
इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, शायद यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हमारा मोटिव है कि हम बच्चे को यानी आपको छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से एक अच्छा कंटेंट दे सके। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए हम अपनी पाठशाला को यहीं पर रोकते हैं और अगले पार्ट में हम इस क्लास को पूरा कर देंगे, यानी इस मैराथन को पूरा कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वंदे मातरम।